हेलो दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं हम। इसी के अंतर्गत साथियों आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, जो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, बहुत ही आसान शब्दों में हम आज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों, यदि आप लोगों ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैंने बताया कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णित है। साथियों, जो नीति निर्देशक तत्व है ये इसे माना जाता है कि देश में शासन का मूल आधार है। आखिर मूल आधार क्यों है, आगे हम अनुच्छेदों के माध्यम से इसे समझेंगे। साथियों, प्रसिद्ध संविधानविद ग्रीनविल ऑस्टिन साहब ने कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान की मूल आत्मा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, उसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। ऐसे ही ग्रीनविल ऑस्टिन साहब ने DPSP को संविधान की मूल आत्मा कहा है। साथियों, केटी साहब ने कहा कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाने वाला एक चेक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आखिर ऐसा क्यों, इन सभी का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। बढ़ते हैं आगे साथियों। जो नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप है, सबसे अगर हम इसके बारे में बात किया जाए साथियों, तो नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको आप स्टार कर लीजिए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू करवाने के लिए आप कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं, यानी न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। फिर भी ये शासन का मूल आधार कैसे, विचार कीजिए आप। बढ़ते हैं आगे साथियों। DPSP देश में आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना चाहता है। इसका उद्देश्य सीधा सीधा नीति निर्देशक तत्वों में झलकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है उस पे आधारित है। ये परिलक्षित होता है कि ऐसे बिंदु नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। साथियों, जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहता है। आर्टिकल 36 से स्टार्ट करेंगे हम विस्तार से इसे पढ़ना। जानेंगे कि कैसे कल्याणकारी राज्य करना चाहता है। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में साथियों राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसा हमने फंडामेंटल राइट्स जब आपको पढ़ाया था, तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई थी। लगभग वही परिभाषा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में अनुच्छेद 36 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार, भारत सरकार, स्थानीय स्वशासन, संसद, राज्य विधानमंडल और सार्वजनिक उपक्रम मिलके किसी राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये है राज्य की परिभाषा। यही परिभाषा अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संबंध में भी दिया गया है। साथियों, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय हैं, यानी इन्हें लागू करवाने के लिए आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। साथियों, अनुच्छेद 38 जो है ये लोक कल्याण की बात करता है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की बात करता है। कैसे साथियों, अनुच्छेद 38 कहता है, जिसमें 38A की बात करता हूं मैं,
कि राज्य लोक कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। वही अनुच्छेद 38 बी कहता है कि राज्य आय, सुविधा और अवसर को कम करने का प्रयास करें, यानी जो राज्य में असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको समाप्त करके इक्वालिटी लाए, समानता लाए। तो जिस तरह मैं बता रहा था कि डीपीएसपी राज्य में लोक कल्याणकारी शासन की व्यवस्था का मूल आधार है। कैसे, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक लोक कल्याण राज्य के लिए डीपीएसपी कहता है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो एक ऐसा व्यवस्था बनाए जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, जहाँ पर लोगों को आय में, सुविधा में, अवसर में समानता मिले। असमानता अगर है तो उन्हें समाप्त किया जाए, उन्हें कम किया जाए, यह आर्टिकल 38 बी कहता है। साथियों, अब बात करते हैं आर्टिकल 39 की। ये काफ़ी लंबा आर्टिकल से, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं छोटे छोटे, इनका अध्ययन करेंगे। आर्टिकल जो 39A है साथियों, अनुच्छेद 39A, ये कहता है कि सभी को पर्याप्त साधन का अधिकार होना चाहिए। यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं लोगों के सामाजिक कार्य के लिए समानता के बारे में बात किया जा रहा है। अनुच्छेद 39B कहता है कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं, इनका उचित वितरण होना चाहिए समाज में। किसी के पास इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर रूप से होना चाहिए। यानी कोई भी अगर भौतिक वस्तु का उत्पादन होता है तो इस पे सभी का इक्वल अधिकार होना चाहिए। किसी एक पक्ष के द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए, किसी एक पक्ष के द्वारा केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है अनुच्छेद 39B। अनुच्छेद 39C कहता है साथियों कि धन और उत्पादन संसाधन का अहितकारी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अहितकारी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी जहां साथियों अनुच्छेद 39A कहता है कि जितने भी साधन पर्याप्त हैं उन पे सभी का बराबर अधिकार हो। जितने भी भौतिक साधन हैं उनका सभी में उचित वितरण होना चाहिए समान रूप से। जो धन देश में है, जितना धन का उत्पादन हम कर रहे हैं, उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति के पास जमा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों में बराबर इसका बंटवारा होना चाहिए। इसका प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा, ऐसा कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 39C। साथियों, अनुच्छेद 39D में कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा राज्य का प्रयास होना चाहिए कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आज भी साथियों जो निजी संस्थान हैं, सेक्टर्स हैं, उसमें ऐसा आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। खासकर इंडस्ट्री एरिया में आपको महिलाओं के वेतन अलग और पुरुषों के वेतन अलग मिलते हैं। यानी राज्य को इस स्तर पे काम करना चाहिए कि स्त्री और पुरुषों में असमानता ना हो। खासकर जॉब के मामले में, सैलरी के मामले में उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। साथियों, अनुच्छेद 39D कहता है कि जैसा मैंने कहा कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। वही 39E में उल्लेख है साथियों कि कामगारों को आयु और शक्ति के अनुकूल कार्य प्राप्त हो। मान लीजिए कोई औरत है, उसकी आयु 45+ है, सपोज दैट, और उतनी शक्ति रही नहीं शरीर में, शक्ति क्षीण हो चुकी है, तो ऐसे में उसको पैकिंग या हल्के फुल्के काम का प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी प्राप्त कराने का किसका है? राज्य का है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य को ये निर्देश देता है भारत का संविधान कि आप अगर कोई कामगार जिसकी आयु जैसी भी हो, जिसकी शक्ति जैसी हो, उसी के अनुसार उसको काम भी मिलना चाहिए।
अनुच्छेद 39F कहता है कि कामगारों के बच्चों को बाल दास्ता और शोषण से बचाना है। समझने का प्रयास करें मित्रों कि सबसे पहले बात कर रहा है 39E, कहता है कि इनको आयु और शक्ति के अकॉर्डिंग काम मिले। फिर 39F कहता है कि इनके बच्चों को बाल दास्ता और शोषण से भी बचाया जाए और ये कर्तव्य है स्टेट का। साथियों अब बात करते हैं 39 का। इससे साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में अपनाया गया, शामिल किया गया। क्या है इसमें प्रावधान? इसमें प्रावधान है साथियों कि राज्य में आवश्यक व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाए। ये राज्य की जिम्मेदारी है। अब सवाल यहाँ उठता है कि सबके पास प्राइवेट वकील रखने के पैसे नहीं होते, तो ऐसे में अगर कोई गरीब, वंचित, हाशिए पे व्यक्ति है वो तो हायर नहीं कर सकता किसी प्राइवेट वकील को, तो सरकार को ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क और विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाए और सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। हालांकि अब सभी के लिए निःशुल्क और सरकारी वकीलों को प्रावधान देश में हो चुका है। अनुच्छेद 21 के तहत ये लोगों का फंडामेंटल राइट्स भी बन चुका है। साथियों अब बात करते हैं आर्टिकल 40। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है इसमें कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे, उन्हें स्वायत्त शासन इकाई के रूप में स्थापित करे। यानी जैसा हम जानते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई, लेकिन जब संविधान बना था तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए हमारे संविधानविदों ने इसमें पहले से इस चीज़ का उल्लेख कर दिया था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और उन्हें स्वायत्त शासन का रूप देना चाहिए। यानी उनमें भी खुद का शासन होना चाहिए। खुद के शासन का मतलब वहाँ के द्वारा चुने गए लोगों का शासन होना चाहिए। और ऐसा हमने 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत और 74वें संविधान संशोधन के तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया। ये साथियों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 73वें। अगर नगर पालिका की बात की जाए तो 74 अमेंडमेंट एक्ट। अब बढ़ते हैं साथियों आर्टिकल 41 की ओर। अनुच्छेद 41 कहता है कि प्रतिकूल दशाओं में, मान लीजिए कि कोई भी दशा आपके अनुकूल नहीं है, ऐसे में न्याय संगत काम पाने का अधिकार। मान लीजिए आप वृद्ध हो गए, आप इतने बुजुर्ग हो गए कि अब आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। ऐसे में हमने कहा किसी गेट पे बैठे रहिए, आप कुत्ते या छोटे जानवरों से रखवाली कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। और वृद्धावस्था में पेंशन और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार आर्टिकल 21 के तहत कहा गया है। ये साथियों अधिकार नहीं है, राज्य को आदेश दिया गया है कि राज्य इसके तहत काम करे। तो राज्य की ये जिम्मेदारी साथियों कि प्रतिकूल दशाओं में न्याय संगत काम दे, वृद्धावस्था में पेंशन, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। और हम सभी जानते हैं साथियों कि इसके तहत सरकार ने काम किया है। सरकार ने क्या काम किया? सरकार ने साथियों वृद्धा पेंशन योजना स्टार्ट किया, दिव्यांग पेंशन योजना स्टार्ट किया, जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट किया। यानी जब आपकी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, ऐसे में आपको कोई पेंशन, कोई स्कीम के माध्यम से कुछ ना कुछ धन मुहैया कराया जाए। और इसीलिए कहते हैं कि शासन का जो मूल आधार है वो डीपीएसपी है, क्योंकि शासन चलाने के जो तत्व हैं वो डीपीएसपी से लिया जाता है। आर्टिकल 42 कहता है साथियों कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगा। प्रसूति सहायता क्या होता है? जब व्यक्ति
पीरियड के दौर से गुजरता है, समझिए, जब पीरियड के दौर से गुजरता है या प्रेगनेंसी के दौर से गुजरता है, ऐसे में उस व्यक्ति को कोई ना कोई सहायता मिलनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना देश में चलाई गई। हम सभी जानते हैं कि जब स्त्री प्रेग्नेंट रहती है, आंगनबाड़ी आशा बहू के माध्यम से उसको दलिया, पोषण युक्त आहार, आयरन की गोलियां, जैसे कैल्शियम की गोलियां राज्य के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ऐसे महिलाओं को। तो सरकार ने इस स्तर पे काम किया है, जिसका निर्देश दिया गया था अनुच्छेद 42 में कि राज्य इसका प्रयास करेगा। साथियों, वही आर्टिकल 43 कहता है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ये भी गांधीवादी सिद्धांत से प्रभावित है कि जो कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और साथ ही न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित किया जाए। साथियों, इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 लागू किया और हम सभी जानते हैं, जिसे अब हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। मनरेगा के माध्यम से लोगों को एक न्यूनतम वेतन देने का, रोजगार देने का भारत सरकार ने काम स्टार्ट किया था। तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे शुरू किया था 2005 में। आर्टिकल 43 का साथियों अनुच्छेद 43 का, इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनाया गया। यानी पहले ये आर्टिकल हमारे संविधान में नहीं थे, फिर 76 में जब 42 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तब आर्टिकल 43A जोड़ा गया साथियों, और इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई। वही साथियों अनुच्छेद 43 खा की बात करें तो इसे संविधान में 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना राज्य की जिम्मेदारी है। यानी राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन का प्रयास करे, उनके स्वायत्त संचालन का प्रयास करे, लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात करे और व्यावसायिक प्रबंधन को भी बढ़ावा दे। ये राज्य की जिम्मेदारी है, ऐसा कहता है आर्टिकल 43 खा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। आजकल ये सुर्खियों में है क्योंकि जब से समान नागरिक संहिता का बिल पास हुआ है हिमाचल प्रदेश में, तब से पूरे देश में इसकी मांग आ रही है कि पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए। लेकिन एक तबका अल्पसंख्यकों का और विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। इस विरोध के पीछे उनकी कुछ राजनीतिक मंशा है और कुछ अपने धर्म और संस्कार, उनके जो रीति रिवाज हैं उनके खत्म हो जाने का कहीं ना कहीं डर भी है और ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है ताकि समाज में एक डर भी होता है अज्ञानतावश। तो क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी विवाह, शादी, जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब के लिए एक ही कानून हो, तलाक सबके लिए एक हो, ऐसा कहता है अनुच्छेद 44। देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो, लेकिन ये विविधता भरा देश है, ऐसा संभव है नहीं। भारत सरकार इसका प्रयास कर रही है, कुछ राज्यों में लागू करके देखा गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, सिक्किम और गोवा में बहुत पहले से साथियों यूसीसी यानी सिविल नागरिक संहिता लागू है। इसके बाद अब सिक्किम में भी इसे लागू कर दिया गया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करवाने की बात कही थी
1986 में शाहबानो केस में। 1986 में जब शाहबानो मामला की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि आप समान नागरिक संहिता लागू करें, समान सिविल संहिता लागू करें। हालांकि अब तक देश में समान सिविल संहिता लागू नहीं हो सका है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। विपक्षी पार्टी और देश में इसके लिए विचार विमर्श हो रहा है। बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 को एक तरीके से पुनः स्थापित किया गया। इसके परिभाषा में इसमें जो था उसमें बदलाव किया गया, और बदलाव के अंतर्गत कहा गया साथियों कि 6 वर्ष के कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके देखभाल की और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यानी राज्य की ये कर्तव्य है कि वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का देखभाल भी करे और उनके शिक्षा की व्यवस्था का भी काम करे। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे डीपीएसपी में स्थापित किया गया, या यूँ कहें कि प्रतिस्थापित किया गया, पुनः इसको स्थापित किया गया साथियों। और इसी के तहत आर्टिकल 21A लाया गया, जहाँ पर हम सभी जानते हैं इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो आर्टिकल 21A में एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 45 में ये राज्य को निर्देश देता है कि राज्य ऐसा प्रावधान करे। और साथियों इसी निर्देश के तहत ही अनुच्छेद 21 जोड़ा गया और इसे मौलिक अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। तो कहीं ना कहीं साथियों जो डीपीएसपी है ये मौलिक अधिकारों का पूरक है। अनुच्छेद 46 कहता है साथियों कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, कौन कौन से वर्ग? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, इनके शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें। यानी जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। हम सभी जानते हैं पहले हमारा देश जाति धर्म में बटा हुआ था, लोगों का शोषण भी हुआ, किसी से छिपा नहीं इसमें। तो ऐसे राज्य के कमजोर वर्ग जिसमें एसटी एससी को भी शामिल किया गया है, और कहा गया है कि इनके शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य की है और राज्य इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। साथियों अनुच्छेद 47 की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्य को निर्देश देता है संविधान कि राज्य स्वास्थ्य के लिए नशीली दवाओं, मदिरा व हानिकारक वस्तुओं को प्रतिबंधित करेगा। यानी एक तरीके से जो हेल्थ है उस पे डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को कि स्टेट राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखे, और इसके लिए कोई नशीली दवा है, मदिरा है, हानिकारक वस्तु है, उस पे प्रतिबंध लगाए, ये राज्य की जिम्मेदारी है। साथियों अनुच्छेद 48 में वर्णन है कि राज्य ऐसे पशु जिसमें गाय, बछड़ा या अन्य दुधारू पशु, इसके अतिरिक्त उनके वध पे रोक लगाए। यानी दुधारू पशुओं के वध पे रोक लगाए। और इसमें कहा गया है कि उन्नत वैज्ञानिक कृषि खेती को प्रोत्साहित करें। तो आर्टिकल 48 में 2 बातें की गई। एक तो दुधारू पशु का वध नहीं होना चाहिए, दूसरा वैज्ञानिक तरीके से खेती होनी चाहिए। सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है, क्योंकि सरकार ने साथियों राष्ट्रीय कृषि नीति अपनाई ताकि उन्नत खेती हो सके। हरित क्रांति को लाया गया ताकि बेहतरीन तरीके से बीज प्रोवाइड की जाए और उन्नत किस्म का उत्पादन हो। मृदा स्वास्थ्य योजना वर्तमान एनडीए सरकार ने शुरू किया ताकि लोगों को अपनी मिट्टी के बारे में पता चले, उसी हिसाब से खेती किसानी हो सके। और किसान सम्मान निधि जो हर वर्ष 6,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ताकि किसान अपनी खेतों की बुआई के समय उन्नत बीज और खरीद सके और उसका रख रखाव कर सके, ताकि एक उन्नत
कृषि को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है और इसका निर्देश दिया गया था डीपीएसपी में राज्य को कि राज्य इस पे काम करेगा। साथियों, आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48A, इसमें प्रावधान है साथियों कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और पर्यावरण में रहने वाले वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे। यानी एक तो इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन, उसका संवर्धन, और साथ ही वन में जो जीव रह रहे हैं उनकी रक्षा की भी जिम्मेदारी स्टेट की है और स्टेट इसका प्रयास करे, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 48A में। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा अपनाया गया। साथियों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 में वर्णन है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय महत्व वाले जितने ऐतिहासिक कलात्मक स्मारक हैं, आप मान लीजिए जितने भी स्मारक हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वहाँ पे जितने भी वस्तु रखे हैं उस स्मारक का और पुरानी धरोहर वाले जो हमारे वस्तु हैं, इन दोनों का संरक्षण की जो जिम्मेदारी है ये राज्य की है और इसके लिए राज्य को पूरा प्रयास करना चाहिए, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 49 में। साथियों, अनुच्छेद 50 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है कि राज्य का काम है, अनुच्छेद 50 में ये नहीं कहा गया, अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 में कहा गया साथियों कि राज्य न्यायपालिका की निष्पक्षता, यानी न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष, स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए कार्यपालिका से उसको अलग रखा जाए, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होना चाहिए, इनका निष्पक्षता और स्वतंत्रता होना चाहिए, ये जिम्मेदारी राज्य की है, ऐसा प्रावधान लाए राज्य। ये साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसी को आधार मानते हुए मैं आपको बताऊं, जब मोदी सरकार ने जुडिशरी सिस्टम जो है उसमें बदलाव करने की कोशिश की, कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की कोशिश की, तो इसी आर्टिकल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे कानून को रद्द कर दिया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होना चाहिए, हमारे कामों में आप दखलंदाजी ना करें। साथियों, आज का महत्वपूर्ण और आखिरी जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 51। हमने बताया कि राज्य का कर्तव्य है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, भूल से 50 में निकल गई तो उसकी माफ़ी चाहते हैं हम, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करें, यानी दुनिया भर में शांति होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं पर वर्तमान समय में यूक्रेन, रसिया, इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास जैसे सऊदी अरब, यमन, अजरबैजान, आर्मीनिया, 4 मोड़ पे जंग चल रहे हैं, 4 देश एक साथ लड़ रहे हैं साथियों। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करें और भारत इस स्तर पे कोशिश कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी हाल ही में यूक्रेन गए थे, रसिया भी गए थे, उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है और राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य देशों के बीच न्यायपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंधों को अपनाए, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि का सम्मान करें। तो ये आर्टिकल 51 में वर्णन है। साथियों, इस तरह सभी अनुच्छेद आपके समाप्त हो गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू जहां से हमारे एग्जाम में सवाल बनाए जा सकते हैं उन पहलू का आप अध्ययन कर लीजिए। कैसे? हमने नीति निर्देशक तत्वों को 3 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले आर्थिक न्याय का सिद्धांत, इसमें अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 43 समाहित है। यानी इन सभी अनुच्छेदों में साथियों आर्थिक न्याय सिद्धांत झलक रहा है, इसमें समाहित है। वहीं सामाजिक न्याय की बात करें तो अनुच्छेद 38,
अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46 है। जबकि गांधीवादी सिद्धांत की बात करें साथियों, तो गांधीवादी सिद्धांत आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 43 कुटीर उद्योगों की स्थापना, 39 कामगारों की भागीदारी वगैरह, इन सब की बात गांधीवादी सिद्धांत से, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि ग्राम पंचायत मजबूत होने चाहिए, कुटीर और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे साबरमती में गांधी जी ने एक चरखा चलाकर ये संदेश भी दिया था, हम सभी जानते हैं। ऐसे में ये सब गांधीवादी सिद्धांत हैं। ये पूछ लिया जाता है कि ये आर्टिकल किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आप सामाजिक न्याय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आर्थिक न्याय का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, इस तरह हमारा DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और साथियों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।